नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। नेट जेआरएफ के साथ साथ साथियों आप क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, हिस्ट्री विषय के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सुखद भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो हम फिलहाल हमारा एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और आपका क्या बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लासेस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हीं के दौर के अंदर उसी के संदर्भ में आज की हमारी ये वीडियो है। तो इसका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साथियों कहता है कि ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं कितने अध्याय हैं? बताइए साथियों, अष्टक और अध्याय कितने संख्या है उन दोनों की? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपने इसका आंसर करना है। 30 सेकंड्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड्स के अंदर आपने राइट ऑप्शन चूज करके ABCD में से अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 अष्टक और 64 अध्याय। ऋग्वेद जो है ना पूरा, मान लीजिए कि ये ऋग्वेद है तो इसके 8 भाग हैं जिनको अष्टक कहा गया है। इस प्रकार से ये 8 भागों में इसको बांटा गया ऋग्वेद में। और इसके अध्याय जो एक अष्टक में 8 अध्याय हैं। एक अष्टक में कितने अध्याय हैं? 8। तो इस प्रकार से 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 अध्याय चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो जरा बताइए ऋग्वेद में टोटल कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? आपके लिए एक और सवाल आज का। नेक्स्ट कहता है कि एकलिम से क्या आशय है, यानी कि एकलिम का अभिप्राय क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकलिम? एकलिम का क्या अर्थ होता है ये आपने बताना। बताइए। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य का। राज्य का अर्थ होता है अकलिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक एवं उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है? ज़्यादा गड़बड़ हो रखी इसमें, तो छोटा नहीं हो रहा। चलो बताइए। 5 ऑप्शन दे रखे हैं ABCDE। कहता है कि किस यज्ञ से पहले याज्ञिक एवं उसकी पत्नी को, यानी कि जो यजमान होता है यज्ञ कराने वाला, उसे उसकी बीवी को 1 साल तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़े, मतलब वो आपस में रिलेशन नहीं बना सकते और ना ही मांस मदिरा इत्यादि का सेवन कर सकते। इस प्रकार से सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो कौन सा यज्ञ है जिसके बारे में बता रहे हैं? बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे।
आगे क्वेश्चन कहता है कि धर्म सूत्र में संस्कारों संख्या कितनी बताई गई है। गौतम धर्म सूत्र की बात हो रही है, बताइए गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है। पहले तो आपको पता होना चाहिए संस्कार होते क्या हैं, कितने संस्कार होते हैं, संस्कार विधि क्या है, पहला संस्कार कौन सा है, अंतिम संस्कार कौन सा है, जन्म से पूर्व के कितने कितने संस्कार है जो जन्म से बच्चे के जन्म से पूर्व संपन्न किए जाते हैं। संस्कार विधि में कितने संस्कार को उल्लेख है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितने संस्कार को उल्लेख किया है, और उन संस्कार को जो लिखे ये कहाँ से लिए गए हैं, उनका ओरिजिन स्रोत क्या है, वास्तविक स्रोत बोले तो क्वेश्चन नंबर डी का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी 40। यानी कि गौतम धर्म सूत्र में जो संस्कार संख्या 16 बताई गई है। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता कि संस्कार विधि, गौतम सूत्र की जगह संस्कार विधि अगर पूछ लिया जाता कि संस्कार विधि में कितने संस्कारों की संख्या बताई गई, तो वो फिर होता आपका 16। संस्कार विधि जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 2 पुस्तक फेमस है स्वामी दयानंद सरस्वती की। एक तो आपकी सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज का आधार स्तंभ है, और दूसरा संस्कार विधि। और भी बहुत सारे भाष्य लिखे थे उन्होंने वेदों वगैरह के ऊपर, बहुत अच्छे ऋषि हुए हैं। तो जरा बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, जो कि आँखों से अंधे थे, और उन्हें दक्षिणा के रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दिया था। 2 सवाल आज के लिए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंदगिरी ने संस्था की स्थापना, उसका नाम क्या था। गोविंदगिरी ने जो संस्था स्थापना की थी जनजाति के वर्ग के उत्थान के लिए, उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन 5। तो पता ही साथ 5th का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा बताइए फटाफट क्या होगा। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संप सभा की स्थापना की थी किसने, गोविंदगिरी ने। ठीक है, आगे कहता है कि निम्न में किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं किया गया है। हाँ बताइए कौन सा जानवर है जिसका कि अंकन नहीं मिलता हमें सांची के स्तूप में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सांची का स्तूप कहाँ पर है, किसने उसका बनवाया था, उसका आकार वर्धन कब किया गया, उसके तोरणों पे क्या लिखा गया है, तोरणें किसने बनवाई हैं। मेदी, अंड, छत्र, प्रदक्षिणा में प्रमुख कक्ष गर्भगृह क्या होते हैं, और गर्भगृह तो नहीं होता, गर्भगृह तो घर मंदिरों में होता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बताइए फटाफट। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंदर का चित्रांकन नहीं किया गया, बाकी मछली का भी मिलता है, सांप का भी और कछुए का भी। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं कल ही पढ़ रहा था इसके बारे में। बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था, यानी कि विभाजन की शुरुआत कहाँ से शुरू मानी गई है।
बने थे ना आपके महासांघिक सतफिरवादी, सतफिरवादी से हीनयान और महासांघिकों से महायान का उदय हुआ था। प्रमुख दो संप्रदाय थे ना, हीनयान महायान, फिर बाद में तंत्रयान, वज्रयान, सहजयान है, मंत्रयान और बहुत सारे वो बन गए थे इनके उप संप्रदाय। तो शुरुआत के बारे में पूछ रहे हैं, शुरुआत कहाँ से हुई? पहली बौद्ध संगीति, दूसरी से, तीसरी से या चौथी से? ये ना अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ को, यहाँ से बहुत पर क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। सीटेट हो, एचटेट हो, स्टेट हो, हैं, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब यहाँ ये तो बौद्ध धर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट टॉपिक होता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा साथ, ये होगा आपका बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, जो कि कालाशोक के समय टाइम पीरियड में हुई थी, 383 BC में हुई थी ये। ठीक है, यहाँ से हुआ था सतफिरवादी, सतफिरवादी और महासांघिक, महासांघिक दो संप्रदायों में बट गया था धर्म, ये आपका बौद्ध धर्म जो है। तो सतफिरवादी से बाद में आगे चलकर हीनयान हुआ, हीनयान और महासांघिकों से महायान संप्रदाय की उदय हुई। और ये हीनयान महायान प्रमुख रूप से बटे थे आपके फोर्थ चतुर्थ संगीति में, चतुर्थ बौद्ध काउंसिल में, जो कि 78 AD या फर्स्ट AD में हुई थी, आपके कनिष्क के टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, अच्छा तो अभी नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार को नियंत्रित करने के लिए किए गए उन उपायों जिनसे अलाउद्दीन रोजाना अनाज मंडी की रिपोर्ट प्राप्त करता था से संबंधित नहीं था? इतना बड़ा क्वेश्चन बड़ा साफ साफ नहीं लिखा कि चारों में से कौन सा जो है वो बाजार उत्पादन से जो उसका नियम थे ना, है ना, जो उन्होंने क्या बोलते हैं आपके रेट को स्थिर रखने के लिए जो नियम बनाए थे, उनसे संबंधित नहीं था। बताइए साथी, कौन सा अधिकारी संबंध नहीं था? मध्यकाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा, बताइए साथी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? हालांकि देखिए थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ साथी वो दिया हुआ आपका डी सारे यादल, लेकिन बरीद भी हो सकता है, क्योंकि बरीद तो गुप्तचर था ना आपका, द्रविड़ दरबार से संबंधित था, और बरीद जो गुप्तचर था, दोनों में से एक हो सकता है। तो कोई श्योर हो तो बताना, मेरे साथ दोनों ही होंगे, क्योंकि बरीद गुप्तचर था और सारे यादल ये अलग था। ये सेनाई मंडी, ये मुंसीब और दारोगा, ये तीन जो थे अनाज मंडी से संबंध रखते थे, क्लियर, ये दोनों अलग थे। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कौन से राज्य अस्तित्व में आए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। गुप्त साम्राज्य के ख़त्म होने के बाद, गुप्त साम्राज्य का आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो, प्रमुख गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ था हमारा 240 ईस्वा AD है श्रीगुप्त के द्वारा, और प्रमुख रूप से 550 स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड तक चला था ये। उसके बाद उत्तर गुप्त शासक आ गए थे बहुत सारे। तो कहते हैं गुप्तों के बाद में कौन से राज्य अस्तित्व में आए थे? 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, 6 ऑप्शन दिए हुए, 6 में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। डिटेल मैंने दे दी, अब तो बता ही सकते हो आराम से, बताइए फटाफट क्या हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर F, यानी कि उपरोक्त सभी, ये सारे ही थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है, कहते कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष थी, और क्या बात है, बताइए साथियों, मैं बताता हूँ फिर आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। बताइए कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? टेंथ का राइट आंसर क्या होगा?
तो 10th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सीक्वेंसली दे रखा है। एनी बेसेंट सबसे पहली अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, सबको पता होना चाहिए, 1917 में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन 1917 के अधिवेशन का वो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1924 में आपके दूसरे नंबर के पहली भारतीय महिला, और महिलाओं में दूसरी महिला बनी सरोजिनी नायडू, पहली भारतीय महिला। ये एनी बेसेंट ये भारतीय महिला नहीं, ध्यान देना। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो बनी थी वो बनी थी आपकी श्रीमती नेल्ली सेनगुप्त, दक्षिण भारत की महिला थी, तीसरी महिला बनी थी ये। आगे आता है कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था, बताइए साथियों। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था फ्रांस के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो बता सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, याद है? वो पूरा राम कहानी चली थी भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। तो 11 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 1946 में मिला था। और 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे कहता है कि किस मध्यकालीन इतिहासकार ने पहली बार अपनी किताब में आम जनता की समस्याओं को स्थान दिया, यानी कि जनसाधारण की समस्याओं के ऊपर लेखन कार्य करने वाला कौन सा इतिहासकार है? ABCDEF ऑप्शन दिए हैं, बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, अफीफ। आगे कहता है कि भारत के बारे में निम्न अवधारणा कहाँ व्यक्त की गई है कि उत्तर में प्रभावशाली पर्वतों का अवरोध है, दक्षिण में समुद्र भारत के आधारभूत भौगोलिक एकता को रेखांकित करता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमदेवश्चैव दक्षिणम, उत्तर में आपका जो है ना प्रभावशाली पर्वतों का अवरोध है। हाँ सबको पता पर्वत है ही उत्तर में, उत्तर भारत, उत्तर और पूर्वी भारत में हिमालय पर्वत है आपका, दक्षिण भारत के अंदर पूरा समुद्र है आपके। चले जाइए पूर्वोत्तर में बंगाल से लेकर के दक्षिण पूर्व के अंदर आपका बंगाल से लेकर के नीचे आ जाइए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, ऊपर तक गुजरात के यहाँ तक जो है आपका पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। यही कारण है कि कहीं से भी हमला करने का डर नहीं होता हिंदुस्तान के ऊपर, खाली एक आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रास्ते से ही हमले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा दर्रे से ये सारे आक्रमणकारी आए, चाहे वो आपका मोहम्मद बिन कासिम हो, मोहम्मद गोरी हो, महमूद गजनवी हो, जितने भी आक्रमणकारी सब यहीं से आए थे। 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है हमें। किसी शासक ने खलीफा से अपने राजपद की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात खलीफा के उसके आंतरिक मामलों में दखलगिरी करने के कारण उसे यह धमकी दी कि हाथियों के पैरों से उसकी राजधानी को रौंद डाल लेगा। ओए होए होए, क्या बात है भाई साहब। पहले तो कहता है कि किस शासक खलीफा ने अपने राजपद की स्वीकृति प्राप्त की। पहले तो खलीफा ने अपने राज्यपद की स्वीकृति प्राप्त किया, यानी कि वैलिडेशन लिया, और उसके बाद जब वो खलीफा ही उसके आंतरिक मामलों में दखलगिरी करने लगा तो उसे धमकी दी कि वह हाथियों के पैरों से उसकी राजधानी को रौंद डालेगा। क्या बात है। फोर्टीन्थ का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। और ये तुगरिल आएगा, तुगदिल नहीं, तुगरिल। खारिजम शाह, मोइनुद्दीन गोरी, संजर, महमूद गजनवी, और तुगरिल में से आएगा आपका महमूद गजनवी। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, बताइए साथियों। इजी क्वेश्चन आपके लिए। यह आपका हालांकि देखा जाए तो हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 15।
15 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीबी लाल महोदय। खासादार से क्या आशय है, बताइए। खासादार से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब था खासादार का। 16 क्वेश्चन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुध प्रबंधक, आर्टिलरी मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजर। एक तंबू में ही एक नई पीढ़ी का जन्म हुआ है जिसके पास इस दुनिया में तंबू के अलावा कोई शरण नहीं है। क्या बात है। बताइए साथियों, किसने कहा ऐसा, किसका कथन है ये। 17 क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन बुरहानपुरी। भीमसेन जो था ये, इसने किसकी पुस्तक का प्रमुख जो है वो है नुस्खा दिलकुश, है ना। शायद इसी की है नुस्खा दिलकुश। कहता है कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखी, बताइए साथी। तो ये क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर द ग्रेट किंग किसने लिखी उसकी जीवनी, बताइए। का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑन सीक्रेट्स। कहते कि उत्तर वैदिक काल में निम्न का वर्णन नहीं है। किसमें, किसका वर्णन नहीं है। 4 दे रखा, सभा समिति विदत उपरोक्त सभी का वर्णन है। बताइए किसका वर्णन नहीं है, राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी का वर्णन। सबको पता है सभा सभा समिति और विदत जो सबसे प्राचीनतम संस्था मानी गई है ये वैदिक काल की। किसने बाबरनामा को एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ कहा। बाबरनामा किसने एशिया का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ कहा है। बाबर ने अपने जीवन लिखी थी ना बाबरनामा, तुझ के बाबरी, उसी की बात हो रही है। 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एल्फिंस्टन। बुरहान मासिर से अहमदनगर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी रचना किसने की। बुरहान मासिर की रचना किसने की, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा मुझे डील बी लग रहा है यार। सैद अली तब है, सैद मीर अली तुर्तबी होना चाहिए। चलो सैद अली तब दिया हो भाई, देखना कोई। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किस बोध संगीति में किया गया था, बताइए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि संघ भेद को रोकने के लिए, संघ में फूट पड़ने से रोकने के लिए कठोर दंड का विधान किया गया, नियम बनाए गए कठोर। कौन सी बोध संगीति में बने बाहर नियम बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में तृतीय बौद्ध संगीति। बताइए किसके काल में हुई थी, कब हुई थी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। कौन सा शिलालेख है जिसने उसमें ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7वें शिलालेख में। औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे। मुस्लिम जो थे औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम पुकारते, इसका कारण क्या था, किस वजह से, क्यों कहते थे इसका, क्या कारण था कि औरंगजेब को मुस्लिम लोग जिंदा पीर आलमगीर कहते थे। सिंपल क्वेश्चन है, तो बताओ इसका फटाफट यार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 का, सादा जीवन जीने के कारण। औरंगजेब का सात्विक जीवन, साधारण जीता था वो, साधारण कपड़ों में रहता था,
कोई दिखावा वगैरह नहीं करता, बताते हैं। कवियत्री लल्लेश्वरी का संबंध के साथ जैसे था, ये फिर आ गया। उस दिन वो लल देव पूछ रहा था ना, कौन सा स्टूडेंट था, लल देव या लल देवी के बारे में पूछ रहा था। आ गया क्वेश्चन, देख लो अच्छे से, हालांकि बता भी दिया था। ट्वेंटी 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। कश्मीर की थी लल देवी, शैव भक्ति थी वो। इनमें से कौन से ग्रंथ दारा शिकोह की रचना नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी का, 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दराबनामा। बाकी ये तीनों सी रचनाएं हैं। तरीकत उल हकीकत देवदासी प्रथा का प्रथम उल्लेख किस, देवदासी प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। हाँ, अभिलेख की बात हो रही है। अभिलेख प्रमाण कौन था देवदासी का। 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी चलो भाई, टाइम नहीं इतना मेरे पास। 27 क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामनगर अभिलेख। किस इतिहासकार ने राजपूतों के विदेशी संतान के मतों को खंडित करते हुए यह प्रमाणित किया कि राजपूत विदेशी जाति के नहीं बल्कि भारतीय आर्यों के ही वंशज है। क्या बात है। बताइए साथी कौन से इतिहासकार की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेद। प्रश्न, किस साल कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। हाँ, कौन से साल में जो था कांग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हो पाया था, 1932, 33, 34, 35, बताइए। 29 क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1935 में एक्ट आ गया था आपका, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। बाहुबली क्या थे, सबको पता होगा यार। ऑप्शन नंबर 30 के अंदर दिया गया है, सबको पता होगा। ये तो राजस्व के साधन थे, टैक्स, एक बार का बाहुबली टैक्स थे जो उत्तर वैदिक काल में लगाए जाते थे। निम्नलिखित कि मेरे किस बात से आने चौपड़ में गोडियों जगह सजीव मानव का प्रयोग कर उसे चंडाल मंडल नामक दिलचस्प खेल में बदल दिया। ओए होए होए, क्या बात है। गोडी जगह पे आदमी को खड़ा कर देता था वो बंदा चौपड़ खेल में। चौपड़ खेलते हैं ना एक प्रकार से, इसी प्रकार का खेल होता है वो, पासे जिसमें फेंकते हैं पासा। चंडाल मंडल का नाम दिलचस्प खेल में बदल दिया, वो था आपका 31 का। बताइए सब राइट आंसर क्या होगा, वो था आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 31 का। बताइए फटाफट क्या होगा। 31 का सी, अकबर था वो बंदा। 32 गुजरात में जो चालुक्यों को अधिकृत किया गया तब से उसका नाम गुजरात पड़ा। उससे पूर्व उसका नाम क्या था, बता चुका हूँ ऑलरेडी, पता ही चाहते हो। चालुक्यों ने गुजरात को अधिकृत किया तब से उसका नाम गुजरात पड़ा था। उससे पहले इसका नाम क्या था, 32 का था ऑप्शन नंबर सी, लाट। कहीं पाटन भी मिलता है। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, उसका नाम क्या था। एक राजपूत राजा ने औरंगजेब को धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप में भेजी थी, सुधर जा, मान जा, इतना अत्याचार मत कर, लोगों को कन्वर्ट मत कर।
हिंदुओं को परेशान मत कर, तो कौन सा राजा ने भेजी थी, लिखित में लेटर भेजा था उसको। 33 ये अंतिम क्वेश्चन आज का हालांकि। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर के महाराजा राजस्वंत सिंह ने। 34 कहता है कि निम्न में से किस विद्वान के अनुसार अल-बरून दुनिया को भारत के धर्म और साहित्य का सही और विशेष विवरण देना पहला व्यक्ति था। हेनरी थॉमस कोलब्रुक पहला। दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये जो जर्मनी का था। और आपका क्वेश्चन नंबर 34 और 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सर विलियम जोन्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन और ई भी दिया हुआ होरास हेमन विल्सन। क्या राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो थैंक यू सो मच साथियों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के थैंक यू सो मच, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक। जय भारत।